हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस बार वाला टेस्ट बच्चों आसान है। इस बार ले लो नंबर खुल के। एक्चुअली जितना पार्ट है उसमें कोई वैरायटी है ही नहीं ज्यादा क्वेश्चंस की। मतलब प्रैक्टिकली सारी वैरायटी कवर्ड है आपके मॉड्यूल में। तो मेरे बोलने से उल्टा होता है हमेशा। नहीं यार, मुझे तो आसान ही लग रहा है, देखो। चलो, हाँ बच्चों, ये कर लिया काम। एक्सरसाइज 0 नहीं 1। अभी ना किसी का कैमरा ऑन हो गया था गलती से। वो बिल्कुल आराम से बेड पे लेट के लगा रहा था क्लास। बच्चा था या थी। तो यार एटलीस्ट टेबल पे तो बैठो भाई। और ऐसे लेट के आप नोट्स कैसे बनाओगे भाई? सब साथ साथ बनाते हो ना नोट्स? ठीक है। ओके। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 डी पार्ट। सिक्स क्वेश्चन, थर्ड। सेकंड क्वेश्चन भी है सर। थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है कि कब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो देखो, हमने जो केस लिया था बच्चों, अगर आप देखो उसमें क्या था कि लेंथ ऐसे थी, वेलोसिटी ऐसे थी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को थी। ठीक है। तो और हमने वो कैसे लिखा था, देखो, V क्रॉस B डॉट dl। इससे आइडिया लगाना है हमें। तो अब अगर तो हमारा V जो है वो L के पर पैरेलल हो गया, जो ए ऑप्शन दी हुई है। ठीक है। तो वो कैसा केस बन जाएगा इस टाइप का कि L ऐसे और V इधर। एक सेकंड। तो अगर L पैरेलल टू V हो जाएगा तो वो उस तरीके का केस बन जाएगा जो हमने पहले बात की थी कि
ये इस टाइप का बच, लाइक दिस, कि बॉडी ऐसे जा रही है, तो इस केस में तो फिर नहीं बनेगा कोई पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए गलत हो गया। अगर हम V को B के पैरेलल कर देंगे, आप देखो इसका मतलब क्या होगा कि रॉड अंदर को जा रही है, तो भी फिर फील्ड लाइंस कट नहीं होंगी, और यहां से भी समझ सकते हो कि V क्रॉस B 0 हो जाएगा, तो इसलिए B भी नहीं हो सकता। C, L is parallel to B, L पैरेलल टू B का क्या मतलब हुआ, देखो इस टाइप का केस कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और आपकी रॉड भी अंदर को है, लाइक दिस, और अब अगर रॉड इस तरह जा रही होगी तो फिर वो अगेन फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगी। तो इन अदर वर्ड्स तीनों आपस में परपेंडिकुलर चाहिए, V, B और L, तभी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। राइट, अंडरस्टूड? सर सेकंड क्वेश्चन देखना। हम्म सर इसमें सिर्फ बी की डायरेक्शन दी हुई है सर हमें, हम्म तो सर मतलब फिर कैसे पता चलेगा कि वी किधर को है? नहीं देखो, आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड पता है आपको, है ना? हाँ जी सर। मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे हो गई, हाँ जी सर। लेंथ आपको दिख ही रही है रॉड की, लेंथ जो है वो ये वाली हो गई, लाइक दिस, ठीक है? तो हाँ जी सर। तो दो तरीके से समझ सकते हो आप, एक तो ये कि भाई जो वेलोसिटी है वो दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, हाँ जी सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेंथ इनटू द प्लेन है, तो वेलोसिटी किधर को आएगी, ऊपर नीचे ही आ सकती है हाँ जी सर। ना, तो उससे आंसर आ गया आपका M। दूसरा तरीका आप ऐसे सोचो कि ये आपकी इस तरह से लाइंस है और रॉड आपकी ऐसे है इनटू द प्लेन, तो हम रॉड को कैसे मूव करें ताकि वो फील्ड लाइंस को कट कर दे, एम की तरफ ही मूव है ना, करेंगे। ऊपर को, तभी ये फील्ड लाइंस कट जाएंगी ना यहाँ से बीच में से। हाँ जी। हाँ जी सर। सर और जो फोर्थ क्वेश्चन है हम्म सर, इसमें मतलब जीरो इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्स और वाई पर अलग अलग भी होगा, एक्स और वाई पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या जीरो नहीं आया? सर मतलब जो इन्होंने ईएमएफ पूछी हुई है हम्म सर, वो अगर लूप होता है तो जीरो आ जाते हैं ना, मतलब कि। नहीं, बट ये लूप नहीं है ना, ये तो रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, ये मतलब मोटी सी रॉड है, ये लूप नहीं है। ठीक है सर। 10th क्वेश्चन, देखो जो आपकी वायर है, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब आपकी वायर इस तरह से एट राइट एंगल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, तो बेसिकली मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐसे होगा टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये रॉड जब नीचे को जाएगी तो आप देख सकते हो कि वो फील्ड लाइंस को कट कर रही है, द बेसिकली योर फील्ड लाइंस आर गोइंग इनटू द प्लेन, रॉड जो है वो प्लेन के अंदर है ऐसे हॉरिजॉन्टल, और वो नीचे को जा रही है, तो ये
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तो वीबीएल से आ जाएगी। अब डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कैसे आएगी? आपका वी नीचे को है और बी जो है वो अंदर को है, तो आप वी क्रॉस बी जब करोगे वो टुवर्ड्स राइट आएगा। तो जो इस रॉड का राइट एंड है वो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट वाला एंड माइनस हो जाएगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ होती है ना? सिक्स्थ क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो बेसिकली हमें कौन सी वेलोसिटी, कौन सी लेंथ चाहिए रॉड की जो ऐसे हो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर? ठीक है, तो कंपोनेंट आपने लेंथ का लेना है ना कि वेलोसिटी का, ये ध्यान रखना। तो ये एंगल आपका 60 हो गया, तो जो आपके काम की लेंथ है वो बन जाएगी L cos 60, वो हाफ हो जाएगा। तो BBL में बस L को हाफ डाल दो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने क्लास में भी किया था ना क्वेश्चन, जब मैंने ऐसे दिखाई थी रॉड, वेलोसिटी इधर को थी, तो मैंने कहा था कि ऐसे वाली लेंथ लेंगे हम, वही बात है ये भी। हमने वो वाली लेंथ ली जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सर 11th क्वेश्चन की सर मतलब डायग्राम कैसे बनेगी? मैं बता रहा हूँ। 9th क्वेश्चन, तो इस केस में तो सेम ही रहेगा। अगर आप सेमी सर्कुलर वायर से रिप्लेस करोगे तो हमारी काम की लेंथ तो वही रही ना। 11th क्वेश्चन, ऐसे दो पैरेलल ट्रैक्स हैं और ये आपकी ट्रेन है। मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, ट्रेन इस तरह से जा रही है। आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बता दी और ये एक तरह से ट्रेन की विड्थ बता दी। तो हमें कौन से कंपोनेंट से मतलब है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के? जो नीचे की तरफ है, इनटू द प्लेन, राइट? बेसिकली ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम मतलब VBL में BV यूज करेंगे। ठीक है, अगेन कैसे पता चला मुझे? जो वेलोसिटी, लेंथ और B तीनों का आपस में परपेंडिकुलर होना है। वेलोसिटी x की तरफ है, लेंथ y में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को z में होना पड़ेगा। थर्टीन्थ क्वेश्चन, wire of length this much translates in a direction making an angle of
60 डिग्री विद इट्स लेंथ। मतलब यहाँ मानने पड़ेगा कि जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो परपेंडिकुलर है मोशन और जिस डायरेक्शन में हाँ वायर हाँ पड़ी है हाँ उससे। हाँ, यस। तो ये एंगल 60 है। मैग्नेटिक फील्ड आपको अज्यूम करनी पड़ेगी कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, और कोई बचाओ? सिक्सटीन्थ क्वेश्चन देखना सर। तो देखो, कब तक ईएमएफ इंड्यूस होएगी आप बताओ मुझे। सर जब एंटर करेगा उसमें। एज लॉन्ग एज वो एंटर कर रहा है, मतलब जो लिमिटिंग केस है इस तरीके का बन गया, हाँ जी सर। तब तक तो आ रही है। फिर उसके बाद सर जब वो बाहर निकलेगा तो सर मतलब कि कम होने लग जाएगी उसके अंदर सर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ, तो तो सर एक बात बच्चों समझो ध्यान से प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 16। एक तो जो इनिशियल पोजीशन गिवन है, रुको मैं इसका ना अलग फिगर बनाता हूँ। मैं एक मिनट ये समझा रहा हूँ। 16 के अलावा बताना बच्चों, और कोई है क्वेश्चन, डाउट? ओके। तो देखो ईएमएफ, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ इस फिगर में। ईएमएफ बननी कब शुरू होएगी? इस इंस्टेंट से। कब तक बनेगी? यहां तक। फिर उसके बाद बच्चों जो मान लो इन बिटवीन वाली पोजीशन है, इसके बाद जो बनेगी कुछ ऐसी, क्या अभी कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होगी? नहीं है ना, क्योंकि अब तो उसके अंदर जो एरिया है वो तो फिक्स्ड ही है जिसके अंदर फील्ड लाइंस है। लेकिन इसके बाद जब एक ये इंस्टेंट आएगा, अब यहां से लेकर यहां तक जब वो पूरा लूप बाहर निकल गया, तो भी तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होगी ना। तो बेसिकली दो टाइम्स हैं जब ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। एक टाइम मतलब यहां से लेके यहां वाला, और दूसरा टाइम इधर से लेके इधर वाला। ठीक है, तो ये टाइम हुआ कितना अगर आप देखो ध्यान से। फर्स्ट केस में वो कितना है, मतलब बेसिकली आप रॉड के राइट वाले मतलब राइट वाली रॉड को देखो, जो वर्टिकल रॉड है राइट वाली, उसको देखो, वो कहां से कहां गई। उसने ए डिस्टेंस मूव किया, तो टाइम क्या हो गया, ए बाय वी। ऐसे ही बाद में आप किसको देखोगे, पीछे वाली रॉड को, उसने भी कितना मूव किया, ए बाय वी। इसलिए जो हमारा आंसर बना वो 2a/v बना। ठीक है, ना कि सिर्फ a/v। सर यस, सर उसमें जीरो क्यों है, मतलब ईएमएफ क्यों नहीं इंड्यूस हो रही सर थर्ड फिगर में? क्योंकि अभी कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा।
नहीं सर, जब सर जो सेकंड से थर्ड में जाएंगे हम, हाँ तब तो सर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। ना, जैसे ही आपका सेकंड वाला केस बना, ये इसको 2 कह रहे हो, आप इसको 3 कह रहे हो। अच्छा सर, मतलब पूरा एरिया कंज्यूम हो गया तो सर हमारा मतलब हमारा सिर्फ लूप हिल रहा है लेकिन एरिया वही है। हाँ, तो जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वही रह रहा है ना। हाँ जी, सिर्फ लूप की पोजीशन चेंज हो रही है। हाँ, ठीक है सर। हाँ बच्चों, और कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 ई पार्ट। ई पार्ट बोला था ना मैंने। अरे आज तो 69 हो गए, रिकॉर्ड टूट गया। बच्चे बाहर से तो नहीं आ गया कोई? भाई जो लोग कभी कभी आते हो बता दो प्लीज। आप कभी कभी क्यों आते हो, क्लासेस क्यों नहीं लगाते? चलो, हाँ बच्चों, ई पार्ट बोला था मैंने। बोला था सर। एक्सरसाइज 1 ई पार्ट बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ऑलमोस्ट जैसा हमने क्लास में किया था। देखो, मान लो बच्चों बीच में ऐसा इंसिडेंट आएगा जब सिर्फ नीचे वाली जो रॉड है हॉरिजॉन्टल वाली, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो अभी बताओ करंट किधर को आएगा? वैसे बच्चों हम सीधा शॉर्टकट लगाओ। अब तो हमें लेंज लॉ पता ही है, हमें एनर्जी कंजर्वेशन पता ही है। बताओ इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी? इसकी वेलोसिटी नीचे को है, लूप के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स तो अपोज ही करती है ना हमेशा, हमने देख लिया। तो आपको इतनी जरूरत भी नहीं है कि आप कोई डायरेक्शन निकालो या कुछ करो, सीधा ही पता है कि ये जो फोर्स आएगी इस पे ऊपर की तरफ आएगी। तो अगर फोर्स ऊपर की तरफ आ गई तो मतलब एक्सेलरेशन जी से कम हो गई इस वाली पोजीशन पे। जब वो लूप पूरे का पूरा फील्ड के अंदर होगा तब तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो कोई करंट नहीं होगा। इस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो गई, राइट। और तीसरा ये वाला केस, अब अगेन जब फ्लक्स चेंज हो रही है तो भी अब बिना सोचे हमें पता ही है फोर्स ने वेलोसिटी को अपोज करना है, तो इसका मतलब अब भी एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगी, क्या ना। तो ऑप्शंस दोबारा अगर देख, दोबारा बताना। कौन सा थर्ड केस? नहीं, यही वाला, मतलब हमने वर्टिकली रिलीज किया हाँ, तो तो। शुरू में जब सिर्फ नीचे वाली रॉड फील्ड के अंदर है, हाँ मतलब जी जब वो एंटर कर रही है फील्ड में, ये जो कॉइल है जब ये फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो जी इस पे फोर्स लगेगी ऊपर को। सर, वर्टिकली रिलीज किया है ना, मास तो उसका कुछ होगा। क्या कह रहे हो, मास क्या? तो मेरे को इस क्वेश्चन में ये डाउट था कि मास भी तो होगा, तो mg वाले उससे g एक्सेलरेशन तो होनी चाहिए होगा उसकी। हाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जब वो इसके अंदर है, मतलब जब अंदर वो भी। फील्ड के अंदर एंटर करना शुरू हो गया हाँ तो जी, तो mg तो है ही है। अपोजिंग फोर्स। यस हाँ यस, mg तो हाँ है जी। ही है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि भाई जो नेट फोर्स आएगी वो mg से कम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो g से कम हो जाएगी।
नहीं, वो एक्सेलरेशन 0 लिखी है ना आपने, जब वो पूरा अंदर है उसके, तब भी तो। तब तो करंट ही नहीं होगा, तो बट मैग्नेटिक mg फोर्स। का कारण एक्सेलरेशन तो होगा, अच्छा जी नहीं तो होगी, सॉरी एक्सेलरेशन सॉरी, कुछ ही है। हाँ राइट राइट राइट, जी होगी। तो शुरू में लेस देन जी, फिर जी, और फिर लेस देन जी, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी बन जाएगी ना। बट 12 के बाद तो वो निकल जाएगा। ऑसिलेट कैसे बोला, फिर तो करती रहेगा ऑसिलेट, तो पीरियोडिक मोशन होता नहीं ऑसिलेट का है, है। ये ऑप्शन बोला है ना? नहीं अच्छा, वो उधर का। ठीक है ठीक है ठीक लेफ्ट है ठीक वाली है डी देखो। ठीक है, sorry, गलत देख लिया। आगे भाई, और कोई इसमें? फोर्थ क्वेश्चन, नहीं फोर्थ बच्चों भी छोड़ दो, ये इस कंसेप्ट पे बेस नहीं है, ये वो मतलब आंसर आप निकाल सकते हो, केस ये वही वाला बन रहा है जो हमने कल क्लास में किया था। ठीक है, बेसिकली ऐसे लंबी सी ट्यूब है, कोई सिलेंड्रिकल, इसके अंदर आपने बार मैग्नेट छोड़ दिया, तो केस ये वही है कि थोड़ी देर गिरने के बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, बट एक्सप्लेन इससे नहीं हो रहा, मतलब अभी आप एकदम ये नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे फिनोमिना हुआ क्या। थोड़ा सा लॉजिकली बनाओगे तो अपने आप बन जाएगा कि हाँ भाई एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बार मैग्नेट को मतलब अभी उस पर रिटार्डेशन लगेगी इसलिए उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, बट थोड़ा सा भी आगे आएगा कंसेप्ट। एक्सरसाइज 1 ई पार्ट बच्चों, नो डाउट। सर सेकंड क्वेश्चन का सी और डी पार्ट। तो इसमें नहीं नहीं देखो सेकंड में मुझे डाउट है कि सेकंड में ईएमएफ इंड्यूस क्यों है अगर ये क्लोज लूप है, तो मुझे इस बात को क्लियर करो। देखो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि आप देखो जो लूप है इस फिगर में वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है। किस केस में ऐसा होता है कि लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ 0 होती है? जब वो पूरे का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है और वो उसके अंदर मूव कर रहा होता है, क्योंकि तब उसके अक्रॉस कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर वो फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है या फील्ड से एग्जिट कर रहा है फिर तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होएगी ना। नितिश आप कौन सा कह रहे थे सेकंड का? सी और डी पार्ट। तो बस वो तो वीबीएल लगाना है,
अब जो सी डी पार्ट है वो तो बी के बाहर है, तो यहाँ तो कोई बी नहीं है, तो इसका तो 0 आ गया। सर जैसे जो बी पार्ट है सर, उसमें ईएमएफ पूरे लूप के लिए पूछी हुई है, हाँ तो सर उसमें भी जो बी सी ए डी और सी डी साइड है उसके लिए तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, तो वो सेम ही आंसर आएगा, यस, बी और डी का आंसर सेम बनेगा। और सर इन्होंने सर डी पार्ट में सर जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी है हम्म सर, उसका आंसर भी मतलब 0 नहीं दिया हुआ। किसका कह रहे हो आप कि उन्होंने डी का आंसर, सी और डी का आंसर 0 नहीं दिया हुआ उन्होंने? डी का आंसर सर, जैसे सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ना डी मैंने पार्ट वैसे में। गलत बोल दिया बच्चों, बी और सी का आंसर सेम होना चाहिए, बी और डी का नहीं, बी और सी का। सर इसमें सी और डी में हम पोटेंशियल डिफरेंस 0 कैसे कह सकते हैं सर? मतलब हम तो उस रॉड में कह सकते हैं ना कि रॉड बैटरी नहीं बन रही। सी और डी में ए और बी के कारण तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही। नहीं नहीं नहीं, इसमें हम इस तरह नहीं कहते एक्चुअली। इसमें तो क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो मेंशन्ड होना चाहिए कि किस तरीके से, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, बट वो बेसिकली क्या है कि जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो इस केस में आप सीधा ये कह ही नहीं सकते होते कि हाँ कोई 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। मतलब सी और डी में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अगर मैं सीधा ऐसे जाऊंगा तो अलग आएगा, और अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो अलग आएगा। तो आइडियली इट शुड बी मेंशन्ड कि वो कौन से पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जनरली हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें सीधे वाला ही पूछा होता है, डायरेक्ट वाला। ये क्या कह रहे हो आप? कुछ एक मिनट बच्चों, आंसर्स में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या जो मैंने बोला है? एक बार चलो एक मिनट इसको पूरे को देखते हैं। आपने इसका आंसर कैसे निकाला? अरे अच्छा, एक मिनट, वो क्यों अलग आ रहा है? ये रेजिस्टेंस भी तो है लूप की। रुको बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये अच्छा है क्वेश्चन, इसमें गलती होने का चांस है। मैंने जो बोला था दैट वाज फॉर द केस कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसको ध्यान से देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं दूसरी जगह बना रहा हूँ फिगर, मुझे वैल्यूज बता दो। ये बच्चों डाउट कैसे नहीं पूछा आपने? मतलब इसमें तो आना चाहिए था डाउट आइडियली।
इस पे फोर्स लग रही है, डायमेंशंस दी हुई हैं हमें, हमें फ्रेम की टोटल रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। अब तो बच्चों देखो, सबसे पहला तो पार्ट भाई ये दिख रहा है कि इस तरीके से ये फ्रेम बाहर निकल रहा है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी बच्चों, वो किस पार्ट में होएगी हमारे कंडक्टर के? बताओ भाई। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो हम करते आए हैं उसके हिसाब से बताओ, ईएमएफ किस पार्ट में इंड्यूस होएगी? जहां फील्ड लाइंस है, मतलब एबी वाला पार्ट ना। तो बाय स्टैंडर्ड लॉजिक एबी, इसकी वेलोसिटी राइट को है, तो यहाँ पे आपने ऐसे बैटरी लगा दी ऑफ वीबीएल, और एल 8 है हमारा, ठीक है। तो मैं वीबी इंटू 8 लिख रहा हूँ, मैं एल नहीं लिख रहा, वो फिर लेंथ ब्रेड्थ में कंफ्यूजन हो जाएगी। अब बच्चों आपको ये भी कहा हुआ है कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम्स है, ठीक है। अब अगर टोटल रेजिस्टेंस इज 2 ओम्स, तो मुझे बताओ कि इस रॉड के हर पार्ट की कितनी कितनी रेजिस्टेंस होएगी? हम कैसे सीधा ये नहीं कह सकते थे हाफ, देखो फिर गलती, कैसे निकालनी पड़ेगी? ये रेजिस्टेंस कितनी लेंथ की है? 80 सेंटीमीटर लेंथ की। तो आप जैसे अगर ए बी की निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, 2/80 इंटू ए बी की लेंथ 8, बी सी की निकाल रहे हो तो 2/80 इंटू बी सी की लेंथ 32। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 0.8 और ये बन गया 0.2। तो यहाँ पे 0.2 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ 0.8, राइट साइड पे 0.2 और नीचे 0.8। यहाँ तक बताओ बच्चों, समझ आया कि नहीं? ये लिखा नहीं आ रहा ना आपके पास? अच्छा आ रहा है धीरे धीरे। हाँ जी। तो हाउ हैव आई रिटन द रेजिस्टेंसेस? मैंने क्या किया है, 80 कैसे आया? टोटल लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल 8 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 32। तो मैंने क्या किया है, कैसे लिखी है रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस अपॉन, मतलब मैंने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल ली।
टोटल रेजिस्टेंस क्या है 2, टोटल लेंथ क्या है इस रेक्टेंगल की 80। तो अब अगर मुझे किसी भी पार्ट की रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो भाई, जब तक यस नहीं बोलोगे मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अब इसके हिसाब से करंट आ गया क्लॉकवाइज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो बच्चों इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो इसलिए वो तो मतलब ऐसे भी निकल जाता। तो अब हमें करंट पता चल गया कि करंट है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो बन गया VB इंटू 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2। वैल्यूज बताना मुझे। तो फर्स्ट पार्ट में तो टोटल रेजिस्टेंस ही चाहिए थी, इसलिए इतना कोई पंगा नहीं पड़ा। क्या वैल्यूज थी भाई? V तो हमें निकालना ही है, B is 0.02, तो V इंटू 0.02 एंड लेट्स रिमेंबर ये 8 सेंटीमीटर था, तो एक 100 नीचे आ गया इंटू 2। ठीक है, तो इस तरह से ए आएगा, करंट आएगा। अब ए पार्ट के लिए तो आपने क्या किया होगा भाई, इसके ऊपर फोर्स लिखी हमने, जो मैंने कहा ही था कि सीधा याद रख लो। तो सीधा V B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R इक्वल टू F कर दिया, है ना? यही किया भाई। मैंने इक्वेट क्यों किया, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो जितनी इस पे रिटार्डिंग फोर्स लग रही होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उतनी ही फोर्स होनी चाहिए। तो V इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू L कितना है 0.08, 0.08 इंटू 0.08 अपॉन R इज 2 इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻⁵, राइट? तो यहाँ से V कितना निकल आया? बोलो भाई। 25। ठीक है, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट ईएमएफ इंड्यूशन लूप, वो हमने किया VBL, तो 25 इंटू 0.02 इंटू 0.08, तो ये बन गया 0.04।
हाँ बच्चों बोलो, ठीक लिखा है मैंने? तो अब इसी से आप करंट भी लिख सकते हो, जो मैंने ऊपर वाले स्टेप में छोड़ दिया था इन बिटवीन। तो अब EMF तो आई गई 0.04 अपॉन रेजिस्टेंस 2, तो हमारा करंट आ गया 0.02 एम्पियर्स। ठीक है, तो अब देखो सी पार्ट। अब सी पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब वो कैसे निकालोगे आप? तो बच्चों अब आप देखो, मतलब डिफरेंस क्या आ गया ये। अभी तक हम कहते थे कंडक्टर को सीधा बैटरी से रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे कैसी बैटरी से रिप्लेस हुआ है? बेसिकली यहाँ रेजिस्टेंस भी है एक तरह से आपकी बैटरी की, है ना? देखो ध्यान से। तो सी पार्ट में हाउ विल यू राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? बताओ। E माइनस आई आर, राइट? बिकॉज अभी तक तो हम जितने केसेस ले रहे थे वहां पे हम कोई रेजिस्टेंस नहीं मान रहे थे। अब क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ये नॉन आइडियल बैटरी हो गई। तो अगर एक नॉन आइडियल बैटरी होती है, उसके लिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? E माइनस आई आर, याद है? हाँ भाई बोलो। और अगर वो ना भी हो याद, तो आप तो सीधा ऐसे सोचो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो आप कैसे लिखोगे? किरचॉफ VA प्लस E माइनस आई आर इज इक्वल टू VB। तो VB माइनस VA क्या बन गया? E माइनस आई आर, है ना? हाँ, R इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, यस। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, किरचॉफ आप चाहे ऐसे लगा देते, चाहे आप दूसरे तरीके से लगा देते, मतलब राइट साइड वाले लूप से, तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हाउ विल यू फाइंड D पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CD? वो तो अब सीधा बस वहां तो एक रेजिस्टर ही है, तो वो तो IR ही करना है हमें। हाँ बच्चों समझ आया यहाँ पे चेंज क्यों आ गया? बिकॉज रेजिस्टेंस है हर पार्ट की। तो मतलब A और B पार्ट्स तो चलो सीधा भी निकल जाते हैं, उसमें तो कुछ आपको अलग से डिवाइड नहीं करनी पड़ी रेजिस्टेंस वगैरह। बट CD में तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई हर पार्ट की कितनी रेजिस्टेंस है एंड ऑल।
ये क्वेश्चन बच्चों मैं ये तो नहीं मान सकता कि 60 लोगों का कोई डाउट ना हो इसमें। 62 स्टूडेंट्स का सिर्फ एक दो बच्चों ने लिखा था। बताओ मुझे। मुझे आंसर चाहिए जिन्होंने नहीं लिख पूछा था डाउट। या तो लिख दो कि भाई हाँ सर हो गया था पूरा ऐसे ही। अगर हो गया था तो वेरी गुड। बाकी लोग। ठीक है चलो। तो इसका सर्किट डायग्राम मैंने कैसे बनाया है? कुछ नहीं, बस जो तो रॉड थी उसको बैटरी वहां लगा दी और बाकी हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस थी वो लिख दी। जिस कन्वल मैं जो कह रहा था आपको पहले वो कुछ और चीज थी, उसको इसके साथ मत मिक्स करना, वो पाथ डिपेंडेंट वाली चीज। यहाँ तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखा तो इसलिए क्लियर। नहीं नहीं, ये बोर्ड्स में नहीं आ सकता भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों हम मोशनल ईएमएफ का अगला केस करेंगे विच इज दैट ऑफ अ रोटेटिंग रॉड। तो बच्चों ये एक रॉड है, ये सारे रीजन में ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये रॉड लेफ्ट वाले एंड पे हिंज्ड है, तो वो इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। लेट्स से रॉड की लेंथ एल है अगेन। सबसे पहले तो बच्चों फंडामेंटली ये बताओ, क्या फील्ड लाइंस कट हो रही हैं? कितने रीजन की फील्ड लाइंस कट हो रही हैं?
मतलब वो कितना रीजन बन जाएगा? पाई एल स्क्वायर, राइट? एज सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस समझने के लिए कि हाँ। तो इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि ईएमएफ इंड्यूस होएगी। वी क्रॉस बी के कंसेप्ट से मुझे बताओ कि रॉड का कौन से वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, पी या क्यू? और लोग? ये ना जैसे आजकल यूट्यूब पे नहीं है कंसेप्ट कि हाँ भाई इतने लाइक होंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा कि हाँ भाई इतने यस करोगे तभी मैं आगे बढ़ाऊंगा। हाँ जी, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं रॉड के ऊपर कोई भी पार्ट लूं, उसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो आप देखोगे कि v क्रॉस b जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है। तो फॉर दिस केस ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इस वाले केस में जो p है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। अगर हम रॉड को उल्टा घुमा रहे होते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका नेगेटिव आ जाता, राइट? तो अब हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, या वही इंड्यूस ईएमएफ जैसे हम पहले कर रहे थे। तो तो अब बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम सीधा ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहे कि जो रॉड के अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग है। देखो ये बात को, है ना? ऑब्वियसली जो एंड P है उसकी वेलोसिटी 0 है, जो एंड Q है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जैसे अगर हम किसी भी x डिस्टेंस पे ये एक रॉड का छोटा सा पार्ट लें ऑफ लेंथ dx,
बताओ इसकी वेलोसिटी क्या हुई इस पार्ट की? v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो ये वाला पार्ट x रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, तो इस पार्ट की वेलोसिटी हो गई ओमेगा इंटू एक्स। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है dx, तो सिर्फ उसको देखो, ठीक है, बाकी पार्ट को भूल जाओ, इसको ऐसे एनलार्ज करके देखो। आप सोचो बस कि ये जो ब्लू पार्ट है, ये ब्लू पार्ट की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, राइट? तो इस ब्लू पार्ट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी? सोचो एक रॉड है, बाकी पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ ब्लू पार्ट को सोचो कि वो एक रॉड है। आप ब्लू पार्ट के ऊपर वीबीएल लगा दोगे, है ना? तो ईएमएफ अक्रॉस दिस ब्लू पार्ट जिसकी लेंथ dx है, वो क्या हो गई वीबीएल, तो वी बी एल, ठीक है? तो अब हाउ विल यू फाइंड टोटल ईएमएफ अक्रॉस रॉड? That will be sum of EMFs across each part. Sum मतलब इंटीग्रल, x हमारा कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से l। तो ये क्या बन गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो बच्चों ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि जैसे एक सिंपल रॉड जो मूव कर रही होती है, ट्रांसलेटिंग रॉड, उसके अक्रॉस था वीबीएल, और अगर कोई रॉड रोटेट कर रही हो तो उसके अक्रॉस हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो ये क्लियर हुई डेरिवेशन? यस सर। हम्म। तो बच्चों ये आंसर सेम रहेगा अगर रॉड की जगह कोई डिस्क हो जो घूम रही हो। मतलब अगर ऐसे एक डिस्क है और वो रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो
तो इस केस में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू होगा बस बच्चों अब एल की जगह आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वो क्यों आप सोच सकते हो प्रैक्टिकली, तो एरिया तो वही स्वीप हो रहा है ना, चाहे डिस्क होती, चाहे मैं यहाँ पे आर लेंथ की एक रॉड लगा देता, उसको घुमा रहा होता, तो एरिया तो उससे भी यही स्वीप होता। तो इसलिए उस केस में भी यही आंसर बनता है, हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर। सर यस, सर अगर सेमी सर्कुलर डिस्क होती सर, मतलब हाफ डिस्क, तो भी सर ये बनता। तो भी यही होता। नहीं ये इनफैक्ट नहीं हुआ। डिस्क होती दोबारा या डिस्क का कोई भी उसका पोर्शन भी होता, मतलब चाहे ये होता, चाहे ऐसा होता आपका, तो भी सेम ही आता। ठीक है वो, सर यस। सर मतलब हम डिस्क को ये मान सकते हैं कि बहुत सारी रॉड से बना हुआ है आर लेंथ की। तो रॉड से तो आप एरिया से बोल रहे हो कि पूरे एक रेवोल्यूशन में उसने इतने एरिया की सारी उनको एक बार स्वीप कर दिया लाइंस को। लेकिन यहाँ तो छोटी सी मूवमेंट में सारा एरिया स्वीप हो रहा है क्योंकि सारी रॉड्स काट रही हैं। तो समझ नहीं नहीं, आया आप उससे इक्विवेलेंट कैसे उससे बोल रहे हो। फर्क नहीं पड़ रहा ना, अगर आप जो आप कह रहे हो अगर आप वो मानोगे भी, तो वो सारी रॉड्स हुई तो पैरेलल में ही ना आपस में, तो पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो यही आएगा। चाहे आप एक रॉड मान लो, चाहे इनफाइनाइट रॉड्स मान लो, मैं समझ गया आप किस तरह कह रहे हो, लेकिन हर रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है ना, और वो सारी रॉड्स पैरेलल में बनेंगी। मतलब जो बिल्कुल आर लेंथ पे जो 2 पाई आर का सर्कल टाइप से इस रॉड के बिल्कुल एंड पे उस पे सब पे पोटेंशियल सेम ही होगा। हाँ यस। ठीक। ठीक है, इनफैक्ट बच्चों अगर आप एक ऐसे सेक्टर भी ले लो, रेडियस आर का, स्टिल आंसर विल रिमेन सेम। सर मतलब सिर्फ सर्कल बनना चाहिए ना। हाँ बस कंडीशन क्या है, जो मैंने आपसे पहले एरिया लिखवाया था ना, वो इसीलिए लिखवाया था कि आपको बस ये विजुलाइज हो जाना चाहिए कि जब भी एक ऐसे सर्कल का रेडियस, मतलब एक ऐसा सर्कल का एरिया कट हो रहा है जिसका रेडियस एल है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है ना। अब वो एरिया चाहे वो रॉड काट रही हो चाहे कोई और शेप काट रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। यस सर। ओके, चलो एक एग्जांपल लिखो बच्चों, ध्यान से करना है।
ऐसे एक रॉड है बच्चों, लेंथ एल की घूम रही है, स्टैंडर्ड केस ओमेगा से, ई क्यू उसके एंड पॉइंट से, और मैंने एक पॉइंट आर बीच में ले लिया। तो फाइंड वी आर माइनस वी क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। पी हाई पोटेंशियल पे क्यों आया था पहले? क्योंकि वो V क्रॉस B से निकाली थी हमने डायरेक्शन। फिर चेक करके बता दो। ठीक है आदित्य और अवधेश, गुड। ठीक है तेजस्विनी, गुड। अवधेश साइन देखो, ठीक है गलत है? आकर्ष ठीक है। नहीं ओजस, मैंने आपको नहीं लिखा, मैं किसी और को लिख रहा था, गलत लिखा गया। मतलब आपका आंसर तो गलत है, बट जो मैंने लिखा है वो भी गलत है, वो कुछ और था। नितिश गलत है। वो ब्रॉन ठीक है। खुशनीत ठीक है। कशिश साइन चेक करो। जैस्मिन ठीक है।
ईशान कब आपने लिखने में कुछ गलती तो नहीं कर दी? चेक करो। अमिताभ ठीक है। कशिश ठीक है। तो बच्चों क्या करना था इसमें? आप पहले मान लो सिर्फ पी आर रॉड है, और एक केस में मान लो कि पी क्यू रॉड है। तो पी आर जो है इसकी लेंथ क्या होगी? 3L/4। पी क्यू की तो एल है ही। तो फर्स्ट केस में आप कैसे लिखोगे? हमें पता है कि P इज एट हायर पोटेंशियल। इन दिस केस V क्रॉस B से हमें पता चल रहा है। तो VP माइनस VR इज हाफ B ओमेगा 9L²/16। और इधर से आप क्या लिखोगे सेकंड केस से? कि VP माइनस VQ इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L²। So if you subtract the two equations, let's say this is equation 2, this is equation 1, तो आप 2 minus 1 कर दो बच्चों, तो what do you get? तो देखो बच्चों पॉजिटिव आएगा। और ठीक है, और बच्चों वो तो ऑब्वियस भी था ना कि मतलब जब हमें ये पता ही है कि P हायर पोटेंशियल पे है, तो जो भी पॉइंट टुवर्ड सेंटर है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो R का भी ज्यादा ही होगा Q के कंपैरिजन में। तो इससे बच्चों बस ये गलती हो सकती थी कि आप ये नहीं मान सकते कि हाँ भाई सिर्फ RQ को एक रोटेटिंग रॉड मान के उसका निकाल लो। ठीक है ना? हमने जो डेरिवेशन की है उसमें हमने तो ये माना है कि जो पॉइंट P था वो रेस्ट पे है, इसलिए ये आंसर आया था हाफ B ओमेगा L² वाला। तो आप चाहो तो इसको एक जनरलाइज फॉर्म में रिजल्ट बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये कि अगर कोई रॉड ऐसे घूम रही है बच्चों, वो ध्यान रखना कि
मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको उसी से पता चलेगा कि कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे है, वो तो V क्रॉस B से आइडिया लगेगा। तो जो मैंने सिचुएशन बनाई है इसमें अगेन A हायर पोटेंशियल पे हो गया, तो VA माइनस VB जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ये कोई भी दो जनरल पॉइंट्स के लिए। ये लिख लो एक लाइन की डायरेक्शन जो चेक करनी है वो तो V क्रॉस B से ही करनी है। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड। So your homework is next part 01 का कौन सा पार्ट होगा बच्चों? F। ठीक है, ये कर लेना। नहीं, टेस्ट में बच्चों आपके रोटेटिंग रॉड वाला नहीं आएगा, ट्रांसलेटिंग रॉड तक ही है। ई पार्ट तक, यस। चलो बच्चों, ओके, बाय।